जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर एन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शेडो शो में। आप लोगों के सामने एक शुरुआत में वादा किया था, पहले ही सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो आई थी कि चेजिंग शेडो शो ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सिर्फ पॉडकास्ट नहीं आएंगे, हम यहाँ पर हॉरर से रिलेटेड सब कुछ लाएंगे। यानी हम मूवीज़ लाएंगे, यहाँ पर कुछ शोज़ लाएंगे, यहाँ पर पॉडकास्ट लाएंगे, कुछ कहानियाँ लाएंगे। हॉरर जगत में जितना कुछ आपके सामने हम ला सकते हैं वो सब कुछ लाएंगे। लो, हम आ गए अपना वादा निभाने। इस महीने से हमने स्टार्ट कर दिए आप लोगों के लिए एक नया सेगमेंट। क्यों करा है वो भी रीज़न बताते हैं, पर पहले सेगमेंट बताऊँ क्या है। आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी। ये आपको हर हफ्ते 2 वीडियो मिला करेंगे जिसमें आपकी बताई हुई कहानी मैं यानी आर एन चौधरी सबके सामने रखूँगा, या यूँ बोलो अपने स्टाइल में सुनाऊँगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि जीवन में क्या क्या चल रहा है सबके। हम इसको सिर्फ कहानी की तरह ही बताएंगे। अब लोगों के ऊपर है वो कैसे लें, क्योंकि ये तो किसी की आप बीती है, किसी ने बताई है हमें, पर हम ऐसा को क्लेम नहीं करते कि ये कोई आप बीती है, इस पर विश्वास करो। हम सिर्फ कहानी बता के सुनाने हैं। आप इसे फिक्शनल स्टोरी समझ रहे हैं, बिल्कुल समझे। आप इसे कहानी समझ रहे हैं, बिल्कुल समझे। हम नहीं करेंगे, ताकि आप लोग इस उलझन में ना लगे कि ये असली है, ये नकली है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहानी समझ के सुनो ना, ज़्यादा मज़ा आएगा जब दिमाग शांत करके आराम से सुनोगे, क्योंकि स्टोरी सुनने का मज़ा तो उसी में है ना। ये हमने सोचा था हम आपके सामने लाएंगे, ज़रूर सोचा था चैनल बनाने से पहले, पर इतना जल्दी लाएंगे ये हमने भी नहीं सोचा था। आप लोगों को ये जो एक नंबर यहाँ मेंशन हो रहा है, हमने बोला था कि इस नंबर पे आप मैसेज करें, अपनी स्टोरी बताएं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हम सुनाएं। पर हमें नहीं पता था कि इतने नंबर ऑफ़ मैसेजेस आएंगे, लोग अपनी इतनी स्टोरीज़ भेजेंगे, वो भी इतने शॉर्ट पीरियड पे। उसके लिए सच में दिल से धन्यवाद आप लोग जो इतना विश्वास दिखा रहे हैं हम लोगों में। यहाँ पर जो आपको ये आईडी शो हो रही है, इस पर भी आप लोगों ने इतने डीएम्स करे हैं। आप लोग हमारा काम इतना पसंद आ रहा है, आप इतनी सराहना कर रहे हैं, सच्चे दिल से उसके लिए थैंक यू। मेरी तरफ से भी थैंक यू है, मेरी टीम की तरफ से भी थैंक यू है। आप लोग चाहते हैं कि हम यहाँ पॉडकास्ट पे आपको बुलाएं, तो आप वो भी आप यहाँ मैसेज कर सकते हो। लोग आ भी रहे हैं, और बहुत जल्दी हम अपने सब्सक्राइबर ना हमारे फैमिली मेम्बर, हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग सब्सक्राइबर नहीं कहेंगे, चेजिंग शेडोज़ की जो भी फैमिली में जुड़ गया, जिसने सब्सक्राइब कर दिया, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तो यानी हम यहाँ पर कहानी भी अपने परिवार वालों की सुनाएंगे, यहाँ पर हम जो लेके आएंगे वो भी हमारे परिवार का हिस्सा होंगे। परिवार यानी चेजिंग शेडोज़। तो देर ना करते हुए अब हम एक नया जो सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, उसी की आज सबसे पहली कहानी लेकर आते हैं, और आप लोगों को आई होप बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे कान में हेडफोन लगा के आराम से सुन सकते हैं, या यूँ बोलें उस कहानी में खो सकते हैं। और अगर आपको तब भी अगर उसमें कोई कमी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें या हमें मैसेज करें, हम पक्का उस पर काम करेंगे, क्योंकि हमने तो चेजिंग शेडोज़ का मोटो ही ये बनाया है कि हम लोग आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी आज की चेजिंग शेडोज़ शो पे। आज की कहानी जो होगी वो होगी हमारे सब्सक्राइबर, या यूँ बोले हमारा एक फैमिली मेम्बर शिवम मिश्रा की। और ये उनका असली नाम है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका नाम लिया जाए, पर आगे के जितने भी नाम इसमें लिए जाएंगे कहानी में, वो सारे के सारे गुप्त रखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कहा है। ये कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले। शिवम की एक कज़न बहन थी निशा। ये सारी की सारी उसकी ज़ुबानी है। ये बात है यहाँ से यूपी के एक दूर एक गाँव की, जहाँ पर एक भरा पूरा परिवार रहता था, जैसा कि हर गाँव में रहता है। एक दादा, एक दादी, 2 उनके बेटे, यानी एक निशा के पापा और यानी एक उसके चाचा। उनके जो बेटे थे दोनों, उनका भी अपना अपना एक भरा पूरा परिवार था, यानी उनकी वाइफ, उनके बच्चे। निशा जो अकेली बहन थी, पर जो उनके चाचा थे उनके 2 बच्चे थे। ये पूरे एक ही घर में रहा करते थे और बहुत खुशहाल परिवार था। जैसा घरों में बड़ों का आदर किया जाता है, उस घर के अंदर वही संस्कार थे कि जो सबसे छोटी वाली बहू थी वो बड़े वाले जेठ जी के सामने बिल्कुल भी नहीं आती थी, अपने ससुर जी से पर्दा करती थी। उनके घर का वैसा ही माहौल था, बहुत खुशहाल घर था। पर जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 20 साल पहले यूपी में बिजली का क्या हाल था। हम किसी के अपमान नहीं कर रहे हैं, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि पहले गाँवों में बिजली बहुत कम आया करती थी। ये यूँ माने कि हफ्ते में शायद 2 से 3 दिन ही बिजली आती थी। ये बात है एक रात की। उस रात पे सारा परिवार, सारे शख्स सो रहे थे। लगभग 11:30 बजे बिजली का कट लगा। घर के सबसे बड़े शख्स जो थे, यानी निशा के दादा दादी, वो ग्राउंड फ्लोर पे सोया करते थे अपनी खाट डाल के।
फर्स्ट फ्लोर पे निशा के चाचा चाची का परिवार रहता था, यानी निशा के चाचा चाची, उनके 2 बच्चे। सेकंड फ्लोर पे निशा के मम्मी पापा और निशा रहा करती थी, और थर्ड फ्लोर पे छत बनी हुई थी। रात को 11:30 बजे जब लाइट कटी तो देखा कि निशा सो रही है। निशा के माता पिता ने सोचा कि निशा को सोने देते हैं और हम ऊपर जाके खाट लगा के वहाँ पे सो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में लाइट आ ही जाएगी। यही सोच के निशा के माता पिता छत पे गए, उन्होंने मच्छरदानी लगाई, खाट लगाई और वहाँ पे वो सोने लगे। थोड़े ही पल बीते होंगे, लगभग मान के चलें आधा पौना घंटा, यानी तब समय हो रहा होगा 12:15 का। निशा को एकदम से कान में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हुआ और ऐसा लगना शुरू हुआ कि जैसे उसकी छाती पे कोई बैठा है। छोटी सी बच्ची थी, यानी 6ठी 7वीं क्लास में जाने वाली, कक्षा में जाने वाली बच्ची, उम्र रही होगी मेरे हिसाब से लगभग 10 से 12 साल। तो उसको ऐसा लगने लगा उसकी छाती पे कोई बहुत भारी चीज़ रखी हुई है, और वो बहुत छटपटा के उठी। उसे जब नज़र खोली तो उस कमरे में गुप्त अंधेरा था, पर उसको अब भी वही एहसास लग रहा था कि उसकी छाती पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। निशा ने अपनी माँ को आवाज़ मारी, इधर उधर देखना चाहा, पर उसकी माता जी वहाँ नहीं थी। तो उसने जब देखा उसे कमरे के अंदर कोई और जवाब नहीं आया, उसने बहुत जान लगाकर एकदम से खुद को खड़ा किया। तो ऐसा लगा जैसे सच में ही उसके ऊपर कोई बैठा हुआ था, और वो शख्स हटा है तब जाके ये उठ पाई है। ये सीधा अपना कान पकड़ के अपने बरामदे में, यानी जो बाहर का आंगन होता है, वहाँ पर आई। इसने उधर तो देखा तो चांद की रोशनी में उसे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो समझ गई कि उसके माता पिता छत पे जाके सो गए होंगे, क्योंकि बिजली नहीं आ रही है। वो भागती हुई सीधा छत पे पहुंची तो वो रो रही थी, और वो इतनी तेज़ रो रही थी कि उसके रोते की आवाज़ सुन के उसकी मम्मी तुरंत जाग गई। वो गई अपनी मम्मी के पास। उसने ये नहीं बताया कि उसने नीचे एहसास क्या किया, उसने सिर्फ ये बताया कि उसके कान में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। उसकी मम्मी ने उसे अपने पास बिठाया और बोला, तू बैठ, मैं नीचे से सरसों का तेल लेके आती हूँ, तेरे कान में डालती हूँ तो ठीक हो जाएगी। उसने समझा कि मम्मी अभी नींद में उठी है मेरे वजह से, तो क्यों ना मैं ही जाके तेल ले आऊँ। तो उसने कहा, नहीं मम्मी, इतना भी दर्द नहीं हो रहा, आप बैठो, मैं तेल लेके आती हूँ। यही सोच के निशा नीचे उतरी। वो सेकंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गई और फर्स्ट से ग्राउंड पे, क्योंकि इनकी जो किचन थी वो ग्राउंड फ्लोर पे थी। वहाँ से निशा ने तेल लिया सरसों का कटोरी में और लेके वो ऊपर आने लगी। वो ग्राउंड से फर्स्ट पे आई, पर जैसे ही फर्स्ट से सेकंड की तरफ को चढ़ रही थी, उसको एकदम से महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। निशा ने पीछे पलट के देखा तो वही चांद जैसी रोशनी के अंदर उसे वहाँ पे पूरी की पूरी एक आकृति नज़र आई कि जैसे कोई वहाँ लेडीज़ खड़ी है। और उस जो आकृति वहाँ पे बन रही थी, उसको ये समझ में आया कि वो उसकी चाची हैं। उसने बोला, चाची, ये आप हो? जैसे एक बच्चा बोलता है, और चाची की ही आवाज़ में जवाब आया, पर इस बार आवाज़ की टोन बिल्कुल चेंज थी। चाची ने बड़े गुस्से में बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? चल ऊपर। निशा को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने कभी भी चाची के मुंह से इस तरीके से आवाज़ नहीं सुनी थी। उसकी चाची बहुत ही धीरे, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थी, बहुत ही आराम से बात करती थी। उसे बड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ ना जवाब देते हुए वो सीधा ऊपर चलने लगी। निशा भी वो कदम आगे बढ़ा ही रही थी। उसको एहसास हुआ कि उसकी चाची या वो जो भी चीज़ थी वो उसके पीछे पीछे चल रही है। पर उसको ये अजीब इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पर एक पायल की आवाज़ आ रही थी, यानी घुंघरूओं की। पर जहाँ तक उसे याद है, उसकी चाची ऐसी कोई भी पायल नहीं पहनती थी जिससे कोई घुंघरू की आवाज़ आए। वो थोड़ी सी डर गई, पर उसने पीछे मुड़ के दोबारा नहीं देखा और वो सीधा अपनी दूसरी मंजिल पे आई और ऊपर तीसरी मंजिल पर आने लगी। पर वो आवाज़ उसके बिल्कुल पीछे पीछे आई जा रही थी। जब वो अपने ऊपर तीसरी मंजिल पाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, वो बहुत तेज़ भागी और ऊपर जाके अपनी मम्मी के पास चली गई। अब जो है, उसने जैसे ही अपनी मम्मी को बताना चाहा, पर पता नहीं क्यों वो बता नहीं पाई। उसने सिर्फ इतना बोला कि मम्मी, मेरे को डर लग रहा है। उसकी मम्मी ने बोला, डर मत बेटा, अंधेरा हो रहा है, वैसे ही डर लग रहा होगा तेरे को, आ मेरे पास लेट जा। उन्होंने उसके कान में तेल डाला और उसे अपनी ही खाट पे लेटा लिया। दूसरी खाट पे उसके पिताजी वहाँ मच्छरदानी में वो भी लेटे हुए थे, पर सो वो भी नहीं रहे थे। ये बात बाद में पता चली उनकी मदर को, कैसे वो भी पता चलेगा। अभी निशा की मम्मी उसको सुला ही रही थी, थपकी दे रही थी। इतने वो देखती हैं कि वही आकृति जो इनकी देवरानी की थी वो छत पे आई है और वो चल रही है उनके सामने। जी हाँ, तो उनकी मम्मी ने सोचा कि यार आज ये कैसे हो गया। उनकी देवरानी का नाम रख लेते हैं कमला, कि कमला ऐसा कैसे कर गई। ये तो छत पे आना तो बहुत दूर, ये ऊपर वाले फ्लोर पे भी नहीं आती है, क्योंकि इसे पता है कि इसके जेठ जी होंगे यहाँ पर। ये तो बहुत पर्दा करती है, आज ये सीधा छत पे आ गई, वो भी देर रात अकेली। वो दिमाग में ये चल ही रहा था, पर इन्होंने नोटिस करा कि उनके जो पति हैं यानी निशा के जो पापा हैं, उन्होंने भी देखा कि वो वहाँ पे चल रही है। शायद सेम वही ख्याल उनके पिताजी के दिमाग में भी आया होगा। उन्होंने भी क्या करा, अपना मुंह मोड़ा और तकिया अपने सर पे रख के वो लेट गए।
शायद यही देख के निशा की मम्मी को भी गुस्सा आया कि ऐसा क्यों कर रही है, बट वही है, घर परिवार है, सारी चीज़ें बोली नहीं जाती, नहीं तो कलेश हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो बात अपने अंदर रखी और वो भी लेट गई। पर उन्होंने देखा कि वही जो कमला थी या कमला की आकृति में जो भी चीज़ थी, उसने पूरी छत का चक्कर लगाया है और वापस सीढ़ी से नीचे उतर गई है। पर एक चीज़ उन्होंने नोटिस करी कि जब सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, वो देखती हुई इन्हीं की तरफ जा रही थी। इन्हें चीज़ बड़ी अजीब लगी कि ऐसा कैसे हुआ, पर इन्होंने अपने मन में ही रखी हुई बात। पर ये सब देख के उन्हें नींद नहीं आ रही थी, वो बड़े गुस्से में हो रखी थी। उन्होंने सोचा क्या कमला ऐसा कैसे कर गई, ये विचार उनके दिमाग में ही चल रहा था। इतने नीचे वाले उनके फ्लोर से उन्हें बहुत सारे बर्तन गिरने की आवाज़ आई। या यूँ मानो कि आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई टोकरा सा कहीं रखा हो और उस पर किसी की जैसे लात लगती और वो दूर जाके बर्तन गिरते, ऐसी सी आवाज़ आई। तो पहले तो निशा की मम्मी को लगा कि कोई बर्तन रखे होंगे जिससे जाते हुए कमला टकरा गई। पर कुछ ही सेकंडों में उन्हें याद आया कि हमने तो कोई बर्तन नीचे ऐसे रखे ही नहीं थे, तो कमला किससे टकरा गई। पर वही ना, इतने अंधेरे में जाने की हिम्मत तो उनकी भी नहीं थी। उन्होंने सोचा छोड़ो, सुबह देखेंगे क्या हो रहा है ये। पर ये सारी चीज़ें शायद निशा के पापा भी नोटिस कर रहे थे और वो उठ के बैठ गए एकदम से। वो कह रहे क्या चल रहा है, ये घर का क्या माहौल बना रखा है। निशा की मम्मी उठी, कह रही क्या हुआ। कह रहे तुम्हें नहीं पता कमला अभी ऊपर आई थी। कह रहे हाँ मैंने भी देखा। कह रहे आपने भी देखा। कह रहा हाँ मैंने भी देखा। क्या माहौल है ये, नीचे से आवाज़ें भी आ रही हैं। निशा की मम्मी ने उन्हें बोला कोई बात नहीं, हम सुबह इस पर बात करेंगे। पर शायद निशा के पापा का गुस्सा इस साथ में आसमान पे था। उन्होंने बोला नहीं, मैं अभी जाके छोटे से बात करता हूँ। वो वहाँ से उठे। निशा की मम्मी ने बहुत रोकना चाहा पर वो नहीं रुके। वो अपने वाले फ्लोर पे गए, उससे नीचे उतर के फर्स्ट फ्लोर पे गए। पर जैसे ही उन्होंने वहाँ पर जाके देखा, आंगन में खाट लगाए हुए उनका छोटा भाई, वो कमला, उनके दोनों बच्चे सारे वहाँ सो रहे हैं। ये देख के वो एक सेकंड को तो पहले शॉक हो गए कि अभी जो कुछ पल पहले यहाँ छत पे घूम रही थी वो नीचे आके कैसे सो गई। पहले उन्होंने सोचा इस पर बात की जाए, फिर उन्हें ऐसा लगा कि शायद मेरी बीवी सही कह रही थी, इस पर बात सुबह ही करना ठीक रहेगा। वो वापस मुड़े और वो गुस्से में ऊपर चलने लगे। अभी वो ऊपर चल ही रहे थे, चलते चलते सेकंड फ्लोर को गुजर के छत पे आ रहे थे। उन्हें अपने ही एक कमरे में से आवाज़ आई, यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ। और ये आवाज़ कमला की थी। ये सुनते के साथ ही यूँ मानो निशा के पापा वहीं के वहीं जम गए, क्योंकि वो अपनी आंखों से नीचे देख के आए थे कि कमला नीचे सो रही हैं। तो ये आवाज़ किसकी है? आप जानते हैं गांव के लोग इन सब चीज़ों पे मानते भी हैं और इन सब चीज़ों का आभास भी हो जाता है। तो वो समझ चुके थे कि ये चीज़ें आम तो नहीं हैं। उन्होंने बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहा तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कोई लंबी लंबी सांसें ले रहा है। वो बड़ी हिम्मत करके, पर उन्होंने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई, चलते हुए हिम्मत दिखाते हुए सीढ़ियों तक आए। पर शायद यहाँ पर उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। उन्होंने सीढ़ी पर बड़ी तेज़ भाग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करा। उन्हें आखिरी याद है कि जब वो भाग के सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो उन्हें भी वही पायल की आवाज़ आई, उस कमरे में से निकल गए। पर ऐसा लगा कि जैसे वो एक भाग के आई आवाज़ पर एक जगह पर आके रुक गई। उनके पापा ऊपर भाग के छत पे आए और खाट पे आके बैठ गए। निशा की मम्मी को लगा कि शायद इनके हाव भाव से या तो नीचे कोई झगड़ा हुआ है या फिर ये किसी चीज़ से डर गए हैं, क्योंकि ये बोलना गलत नहीं होगा कि निशा के पापा की इस बिल्कुल सिट्टी बिट्टी घूमती। वो आके बैठे, उन्होंने बगल में जो जग और गिलास रखा हुआ था उससे गिलास में पानी डाला और पिया। सबको ये लग रहा था शायद निशा सोई हुई है, बट उन्हें नहीं पता था कि निशा भी जागी हुई है, सारी चीज़ें देख रही है कि क्या हो रहा है। पर डर के मारे वो कुछ बोल नहीं रही थी। निशा की मम्मी ने बोला क्या हुआ, इतने चुप क्यों हो? उन्होंने बोला कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पर निशा की मम्मी को समझ नहीं आया कि वो किस सेंस में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सुबह इस पर बात करते हैं। पर उस रात ना निशा के पापा को नींद आई ना निशा की मम्मी को। सुबह की पहली किरण होते के साथ ही वो सबसे नीचे पहुँचे। जो निशा के दादा दादी थे उन्हें जगाया, उन्हें सारी बात बताई। फिर छोटे वाले भाई को बुलाया गया, उनकी वाइफ कमला को बुलाया गया। जब वहाँ उनसे बात की गई तो उनके छोटे वाले भाई ने बोला कि कमला तो पूरी रात मेरे साथ थी। कमला ने भी यही बोला कि मैं तो ऊपर आई ही नहीं, मैं तो उठी भी नहीं एक बार रात को। तो ये बात सुनते के साथ ही निशा के जो माता पिता थे वो समझ चुके थे कि वो जो ऊपर आई थी और जो भी चीज़ें हुई हैं वो कमला तो नहीं थी। देर ना करते हुए वहीं पर गांव के एक जाने माने ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओझा ने आते ही तुरंत बोला क्या हुआ, हो गया रात को सामना? सब शौक थे कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्या मतलब? कह रहे बताता हूँ। रात को कोई तुम्हारे घर का ही शख्स बन के यहाँ पे तुम्हें नजर आया है ना? मतलब ओझा ने ये नहीं बताया कि वो कौन था,
मतलब वो किसका रूप लेके आया था। उन्हें पर इतना बोला। क्यों, घर में ही किसी शख्स का रूप लेके सामने आया था ना वो। तो सब कहने लगे मतलब जानते थे पर चेक करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं। तो उन्होंने बोला मतलब ओझा ने बताया कि कल जो आपके घर में आया था ना, अगर आपकी देवी ना होती। देवी? जिन्होंने अपने खेतों में उन देवी को स्थान दे रखा है, उनका एक वहाँ पर एक स्थान बना रखा है, वो देवी ने अगर आपकी रक्षा नहीं करी होती, कल आपके घर में से किसी न किसी एक शख्स की बलि चढ़ जाती। कैसे चढ़ जाती? जब निशा है उसकी छाती पे जो से महसूस हो रहा था, सबसे पहले उसने निशा की ही बलि लेनी चाहिए थी। ये सारी बात ओझा जी को उन घर वालों ने बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। तो उन्होंने वहीं से बताया जो निशा थी उसके पे जो हमला हुआ वहाँ वो निशा की ही जान लेता। वहाँ निशा को उन देवी ने बचाया और ऊपर भेजा। यहाँ तक कि वो जो छलावा था जो पूरी छत पर घूम के गया था, वो गुस्से में देखता हुआ ही यही गया था कि जो शिकार करने आया था वो कर नहीं पाया और नीचे गुस्से में गया था। वो उसको लगा था शायद उसका जो प्लान था या उसके जो विचार थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं, वो नहीं कर पा रहा वो सब कुछ। पर इतने ही शायद आपके जो बड़े बेटे हैं यानी निशा के जो पापा हैं, उनके क्रोध ने उसकी उम्मीद फिर जगा दी थी। वो जो नीचे गए थे और जो वापस ऊपर आए सेकंड फ्लोर पे, वो जो अंदर से आवाज़ आई थी वो भी वही था और वो सीधा अंदर से निकल के उन पर हमला करता। निशा के पापा कितना ही बचने की कोशिश करते नहीं बचते, पर उसको उस कमरे में उन देवी ने ही रोक के रखा हुआ था, इसलिए वो अंदर बुला रहा था, खुद बाहर नहीं आ पा रहा था। वो चाहता तो इनके सामने आके इनका शिकार कर सकता था, पर उसने अंदर बुलाया क्योंकि देवी ने उसे रोक रखा था। ये सब सुन के पूरे घर वाले सारे शौक हो गए। उन्होंने बोला कि अब हम क्या करें। उन्होंने बोला सबसे पहले तो अपने देवी के स्थान पर अभी जाओ, वहाँ दीपक चढ़ाओ, उनका शुक्रिया अदा करो। 21 दिन तक आपको अपने देवी के स्थान पर रोज़ सफाई करनी है, सुबह शाम वहाँ दीपक जलाना है। उन्होंने कहा हम हर हफ्ते जलाते हैं। उन्होंने कहा आपको रोज़ जलाना है, वो भी सुबह शाम। मैं आपके घर पे ये जो पेड़ है इसके ऊपर एक ये धागा मंत्रों से उच्चारण करके बांध के जा रहा हूँ और उसके साथ उन्होंने एक तांबे का छोटा सा त्रिशूल उस पर बांधा। कहा कि इसको कभी भी मत खोलना, इस पेड़ पे जब तक बंधा रहेगा तब तक आपके घर पे वो छलावा या फिर उस जैसी कोई भी चीज़ बिल्कुल नहीं आ पाएगी। पर जिस दिन भी ये कलावा खुला या ये त्रिशूल हटा या ये पेड़ कटा, ऐसा कुछ भी हुआ, उस दिन यकीन मानना जो इतने दिन से वो तड़प रही होगी वो ज़रूर आएगी और इस बार पूरे परिवार को अपने साथ लेके जाएगी। ये सुनते के साथ ही पूरे परिवार ने ओझा जी का शुक्रिया करा। उन्होंने वकीला करा उसका और उन्होंने तुरंत ही अपने देवी के स्थान पर जाके उनका शुक्रिया अदा करा। गाइस, तो ये थी हमारे पहले सब्सक्राइबर की कहानी, शिवम मिश्रा जी की। पहला सब्सक्राइबर इसलिए बोलूँगा क्योंकि ये हम आपके सामने पहली कहानी लेके आए हैं। अब तक और भी हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स या यूँ बोलो हमारे चेजिंग शैडोज़ फैमिली के अपने ही परिवार वालों ने भेजी है, पर हम जानबूझ के इस कहानी को आपके सामने लेके आए हैं क्योंकि ये कहानी ऐसी थी, बहुत सिंपल सी, बहुत प्लेन सी, ताकि सबको यकीन भी हो सके कि ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं इसमें आप लोगों के 10 सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये कोई मूवी की कहानी लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने पहली कहानी ऐसी चूज़ करी जो थोड़ी सिंपल हो, हम आप तक मैसेज कन्वे कर सकें कि दे डू एग्जिस्ट। स्टिल हम ऐसा कुछ क्लेम नहीं करते या आपके बिलीफ पे छोड़ते हैं कि आपको इन चीज़ों पे बिलीफ है या नहीं है, पर हम यही चाहते हैं कि इन चीज़ों से आप जितना दूर रहें उतना अच्छा है। आप भी ऐसी कोई अपनी कहानी चाहते हैं कि आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इस चैनल पे आए, तो ये जो नंबर यहाँ मेंशन हो रहा है इस पर आप भी अपनी कहानी भेज सकते हैं या अपनी आप बीती भेज सकते हैं। आपको मेरी टीम खुद ही रीच आउट कर लेगी। अगर आप यहाँ खुद आके बैठ के सुनाना चाहते हैं तो आप पॉडकास्ट पे, हो सकता है अगले आप हो क्या हमारे पॉडकास्ट पे आप आए हो, उसके लिए भी आप अपनी यहाँ कहानी, अपना मैसेज डाल सकते हैं, हमारी टीम आपसे बात कर लेगी। आई होप आपके लिए हम जो एक नया सेगमेंट हमने चालू करा है आपको बहुत पसंद आ रहा हो। हम और भी बहुत लंबी लंबी और बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ यहाँ पर लेकर आएंगे ताकि आप लोगों के लिए एक ऐसा कुछ कंटेंट ला सकें कि आप जिस चैनल पे जिस लिए आए हैं वो आपको हम डिलीवर कर सकें। हमारे चेजिंग शैडोज़ चैनल को प्यार देते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चेजिंग शैडोज़ को सब्सक्राइब करें क्योंकि व्यूज़ तो बहुत अच्छे आते हैं, सब्सक्राइबर थोड़े कम आते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलता है उससे, तो कर दो यार। और अपने माता पिता को प्यार दें, आदर दें, देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें अपने पूरा लीन रहें, अपनी आराध्या रखें, अपना ऑरा अच्छा रखें। इन चीज़ों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। और आप इनमें अगर मानते भी हैं तो अपनी सावधानी बिल्कुल लेके चलें साथ में। बस चेजिंग शैडोज़ को प्यार देते रहें। आज के लिए आर्यन चौधरी साइनिंग ऑफ।